हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो, जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं ना, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, राइट। तो जब भी हम केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, तो बेसिकली हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि हमारे पास कुछ रिएक्टेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो रिएक्टेंट है आपस में कोलाइड करते हैं और अल्टीमेटली किसके अंदर चेंज हो जाते हैं, प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाते हैं। यानी कि एक तरीके से रिएक्टेंट के अलावा एक दूसरा सब्सटेंस बना देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखो, यहाँ पे जो हमें देखने को मिल रहा है वो एक तरीके की केमिकल रिएक्शन हमें देखने को मिल रही है। अब इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे ये वाली जो साइड हमें देखने को मिल रही है इसको हम बोल देते हैं रिएक्टेंट, जो आपस में रिएक्ट करेगी और रिएक्ट करने के बाद हमें क्या देगी, प्रोडक्ट देगी। ठीक है, इसके आगे हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, राइट। ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बेसिकली ये बता रहे होते हैं कि कितने नंबर के मोल्स यूज किए जा रहे हैं ताकि हमारे पास क्या बन सके, प्रोडक्ट बन सके। और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि भाई ब्रैकेट के अंदर कभी कभी लिखा होता है एस, कभी कभी लिखा होता है एल, कभी कभी लिखा होता है जी, कभी कभी लिखा होता है ए क्यू। तो एस का मतलब है कि वो जो सब्सटेंस है वो सॉलिड फॉर्म में है। एल से मतलब होता है कि भाई वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। जी से मतलब होता है कि गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ए क्यू से मतलब होता है कि वो एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, यानी कि पानी के साथ मिला हुआ है। और ये हमें देखने को मिलता है रिएक्शन एरो। और नीचे H2 जैसे हम लिख रहे हैं, तो बेसिकली हम यहाँ पे किसके बारे में बात करें, हाइड्रोजन गैस के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो ये जो हमें 2 देखने को मिल रहा है ये क्या हो गया, इसका सबस्क्रिप्ट हो गया। तो हमें बहुत सारी टाइप्स की केमिकल रिएक्शन देखने को मिल जाती है। जैसे सबसे पहले हमें क्या देखने को मिल रही है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन के अंदर हम क्या बोलते हैं कि मेरे पास कोई रिएक्टेंट था ए, ठीक है, उसकी रिएक्शन हुई रिएक्टेंट बी के साथ और अल्टीमेटली उसने क्या बना दिया, ए बी बना दिया। तो हमें यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन देखने को मिल रही है उसको हम बोल देते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो वो रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाते हैं और एक लार्जर सिंगल सब्सटेंस बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। और इसके अंदर दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। यहाँ पे इन दोनों को मिलाए और ए बी बना, कोई सी डी वगैरह यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता है। फिर जैसे कि एक एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था। ठीक है, इसके साथ इस वाले कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन लगे थे, इस वाले कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन लगे थे। ठीक है, और मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ही इसकी रिएक्शन कर दी। वैसे तो जो हमें ये रिएक्शन देखने को मिलती है वो होती है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है वो निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम में से कुछ भी हो सकता है। तो देखो, देखा जाए तो जो कार्बन होता है वो टेट्रावेलेंट होता है, यानी कि उसकी वैलेंसी होती है 4। 4 के साथ ये बॉन्ड बना सकता है। तो अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा। अगर इस बॉन्ड को हम तोड़ दे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये जो हमारे पास कार्बन है उसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये वाले जो 2 हाइड्रोजन है एक यहाँ पे लग जाएगा और एक लग जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो देखो, क्या हमें इसके अलावा कुछ देखने को मिला, ये वाला पूरा का पूरा सब्सटेंस और ये वाला पूरा का पूरा सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो गए हैं और उन्होंने क्या बना दिया है, एक लार्जर सिंगल सब्सटेंस बना दिया है। कोई दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे बनता हुआ हमें नहीं नजर आ रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, एडिशन रिएक्शन हो गई। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम बोल देते हैं कि हमारे पास एक जो एटम होता है वो दूसरे एटम को डिस्प्ले मतलब निकाल देता है बाहर। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मेरे पास कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये था। मैंने इसकी रिएक्शन कर दी मान लो क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि यहां से ये जो क्लोरीन है क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव होता है तो वो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को निकालेगा। अब यहाँ पे देखो हमें कितने क्लोरीन देखने को मिल रहे हैं, 2। तो एक हाइड्रोजन निकलेगा, वो एक क्लोरीन के साथ रिएक्शन बनाएगा, क्या बन गया यहाँ पे HCl, और जो एक क्लोरीन यहाँ पे बचा वो इस हाइड्रोजन की जगह ले लेगा। तो कार्बन कार्बन
हर जगह यहाँ पे हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है, ठीक है। बस इस वाले हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। तो ऐसी जो रिएक्शन होती है उसको हम बोल देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देन उसके बाद हमें देखने को मिलती है एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि एक जो एलिमेंट है वो मॉलिक्यूल से ही बाहर निकल चुका है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन बोल देते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास इस तरीके से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, ठीक है, इसमें हमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, सिंगल सिंगल बॉन्ड ही देखने को मिल रहा है। इसमें से मैंने मान लो 2 हाइड्रोजन कर दिए रिमूव। अब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, और हमने यहाँ पे देखो क्या देखने को मिल रहा है कि हाइड्रोजन तो हो गया बाहर, ठीक है, गैस की फॉर्म में, और ये हमें देखने को मिलेगा अपना एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें हमने क्या बोला कि एक मॉलिक्यूल में से हमने एलिमेंट को पूरा का पूरा बाहर निकाल दिया है और एक नया कंपाउंड बन गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम रिडॉक्स रिएक्शन, वैसे तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, मेरी पुरानी वीडियो के अंदर मैंने रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जब हम बोल रहे हैं RED, यानी कि हम बात कर रहे हैं रिडक्शन के बारे में, और जहां पे यहाँ पे OX लिखा हुआ है तो OX का मतलब यहाँ पे किससे हो गया, ऑक्सीडेशन से हो गया, यानी कि वो रिएक्शन जिसमें हमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली होते हुए नजर आते हैं उसको हम बोल देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। जब हम ऑक्सीडेशन के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब हम रिडक्शन के बारे में बात करते हैं तो उसका मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखा जाए यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है एक रिएक्टेंट से दूसरे रिएक्टेंट की तरफ, और जो मैंने अभी अभी तुम्हें बोला ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड रिडक्शन का मतलब क्या हो जाता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं केमिकल स्पीशीज के बारे में। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। अब देखो ये जो हमें वर्ड देखने को मिल रहा है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, न्यूक्लियस, फाइल का मतलब क्या होता है, लविंग, यानी कि न्यूक्लियस लविंग। अब न्यूक्लियस के अंदर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है ना, यानी कि हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, पॉजिटिव लविंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव लविंग कौन होगा, हम बोलते हैं ना ऑपोजिट अट्रैक्ट। तो पॉजिटिव लविंग क्या होगा, जिसके ऊपर खुद कैसा चार्ज देखने को मिलेगा, हम लोगों को नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। तो न्यूक्लियोफाइल बेसिकली वो ग्रुप होता है जिसके ऊपर या तो हमें नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है या फिर हमें देखने को मिलता है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास पड़े हैं। जैसे कि मान लो अगर मैं CH3O के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर पड़े हैं। CH3NH2 के बारे में बात करूं तो यहाँ पे हमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं या फिर जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो हमारा क्या हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल। अगर मैं Cl नेगेटिव के बारे में बात करूं, OH नेगेटिव के बारे में बात करूं, तो ये दोनों भी किसके अंदर आते हैं, न्यूक्लियोफाइल के अंदर आते हैं। तो देखो न्यूक्लियोफाइल के पास क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट ही करेगा ना। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं ताकि नए बॉन्ड बनाए जा सके। फिर उसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एंड फाइल का मतलब क्या होता है, लविंग। अब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमें कैसा चार्ज देखने को मिल रहा है भाई, नेगेटिव चार्ज देखने को मिल रहा है। तो नेगेटिव लविंग कौन से होते हैं, जिनके ऊपर खुद कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव अगर मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ना। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन लविंग है, ठीक है। इनमें हमें या तो पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा या फिर हमें देखने को मिलेगा कि बेचारे ये जो है इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। इनमें हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखने को मिल सकता है या फिर हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है पोलराइजेबल पाई बॉन्ड। देखो एक अपने पास होते हैं सिग्मा बॉन्ड और एक हमें देखने को मिलते हैं पाई बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो होते हैं हमारे सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और पाई बॉन्ड के अंदर हम बात कर रहे होते हैं डबल बॉन्ड के बारे में या फिर ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। जैसे मान लो अगर मैं इसके बारे में बात करूं, ठीक है, इथीन के बारे में बात करते हैं, तो मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ये एक सिंगल बॉन्ड, ये एक सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के अंदर एक सिंगल बॉन्ड तो प्रेजेंट है ना, है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, सिग्मा हो गया। तो देखो कितने सिग्मा बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो सिग्मा बॉन्ड मुझे देखने को मिल रहा है 5, और डबल बॉन्ड मुझे कितने देखने को मिल रहा है, ओनली 1 देखने को मिल रहा है,
ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल्स है, क्योंकि ये क्या इलेक्ट्रॉन लविंग है ना, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है रेजोनेंस इफेक्ट। तो जब भी हम रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में बात करते हैं ना, तो हमें क्या देखने को मिलता है बेसिकली, कि जैसे मान लो बेंजीन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सबसे कॉमन एग्जांपल हमें बेंजीन का ही देखने को मिलता है। तो अगर मैं बेंजीन के बारे में बात करूं, तो मैं बेंजीन को कुछ इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकती हूँ, या फिर मैं इसको कैसे ड्रॉ कर सकती हूँ कि ऐसे ऐसे ऐसे। तो दोनों में फर्क क्या आ रहा है, दोनों में बस फर्क आ रहा है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो होता क्या है कि जब भी हम डबल बॉन्ड के बारे में बात करते हैं ना, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक जगह टिक के नहीं रहते, वो इधर उधर घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे डबल बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट कर सकता है, ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर सकता है, ये वाला डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है, ये वाला स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है। तो ये जो हमें दो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, इसको हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोल देते हैं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोल देते हैं। और बेसिकली जो हमें मेन देखने को मिलता है कि हमारा जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो इन दोनों का हाइब्रिड होता है। तो तुमने देखा होगा कि कभी कभी हम बेंजीन को कैसे बनाते हैं, ऐसे ये रिंग बना दी हमने, ठीक है, और उसके अंदर हम ऐसे सर्कल सा बना देते हैं। ये सर्कल हमें क्या डिनोट कर रहा होता है, कि ये जो हमारे डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो घूम रहे हैं, इसी के अंदर घूम रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो डीलोकलाइज्ड होते हैं। तो फिनोमिना इन केमिस्ट्री जो कि हो रहा होता है जब इलेक्ट्रॉन जो है मॉलिक्यूल के, वो मल्टीपल एटम या मल्टीपल बॉन्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हों। और एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है वो बेसिकली हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो ये है हमारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और ये हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक्चुअल स्ट्रक्चर जो कि इन दोनों का बन जाता है एक हाइब्रिड। तो ये जो हमें कॉन्जुगेशन देखने को मिलती है वो किसके किसके बीच में देखने को मिलती है, पाई सिग्मा पाई। पाई यानी कि जहां पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। या फिर हमें किसमें देखने को मिलता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और साथ में यहाँ पे क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। या फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और वेकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, या फिर लोन पेयर हो, सिग्मा हो एंड वेकेंट पी ऑर्बिटल हो। तो जब हमें ये चीजें देखने को मिलती है तो हम बोलते हैं कि हमारे सब्सटेंस के अंदर हमें रेजोनेंस इफेक्ट देखने को मिल रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे ना हमें एक और चीज देखने को मिल रही है, हमें देखने को मिल रहा है मीजोमेरिक इफेक्ट। तो बेसिकली देखो, देखा जाए तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट दोनों को सेम सेम बोलते हैं, कि रेजोनेंस इफेक्ट को मीजोमेरिक भी बोल देते हैं, मीजोमेरिक को हम रेजोनेंस भी बोल देते हैं। बट एक्चुअल में इसमें हमें फर्क देखने को मिलता है। फर्क क्या होता है कि जब भी हम मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में बात करते हैं ना, तो वो हो रहा होता है किसी पर्टिकुलर ग्रुप की वजह से, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे इस तरीके से डबल बॉन्ड बनाया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया क्लोरीन। तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि ये जो हमारा डबल बॉन्ड है वो किस साइड मूव करेगा, इस साइड मूव करेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो हमें यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, उसमें जो मूवमेंट देखने को मिल रही है वो किस वजह से देखने को मिल रही है, हमें देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो अगर किसी पर्टिकुलर ग्रुप की वजह से हमें ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखने को मिलता है तो उसको मीजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। और जब हमें देखने को मिलता है कि अल्टरनेटिव पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड है तो उसको रेजोनेंस बोल देते हैं। इवन एक टर्म यहाँ पे याद रखना, ऑल मीजोमेरिक इफेक्ट इज रेजोनेंस, but all resonance are not mesomeric effect, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या बोला, सारे के सारे मीजोमेरिक इफेक्ट जो है वो रेजोनेंस होते हैं, लेकिन सारे के सारे रेजोनेंस को हम मेसोमेरिक इफेक्ट के अंदर कंसीडर नहीं करते हैं। देन उसके बाद हमें देखने को मिलता है यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट। तो जब हम रेजोनेंस के बारे में बात कर रहे थे तो हम वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उसमें मूवमेंट के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन जब हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम सिंगल पेयर के इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं।
तो बेसिकली देखो हमें क्या देखने को मिलता है, कार्बन 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 कार्बन, और मान लो यहाँ पे मेरे पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो क्या करेगा, वो शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो हमें देखने को मिलेगा कि जो कार्बन और क्लोरीन के बीच में शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा कौन खींच रहा होगा, क्लोरीन खींच रहा होगा। तो देखा जाए यहाँ पे इसके ऊपर हमें स्लाइटली नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा, और यहाँ पे इसके ऊपर हमें स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। तो जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना, और जो जाने देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, राइट। अब ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो हमें 3 कार्बन तक देखने को मिलता है। अब होता क्या है कि क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है इसको भी हल्का सा अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो अगर इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज था तो इसके ऊपर स्लाइटली स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस कार्बन के ऊपर स्लाइटली 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 पॉजिटिव चार्ज हमें देखने को मिलेगा। यानी कि जो चार्ज है वो कम तो होता जा रहा है, लेकिन स्टिल हमें फिर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिल रही है टुवर्ड्स क्लोरीन। ठीक है, और उसके बाद की अगर मैं तीसरे कार्बन के बाद के कार्बन की बात करूं तो भाई उसमें हमें कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो फर्क समझ में आया। रेजोनेंस इफेक्ट में हम किसके बारे में बोल रहे थे, हम बोल रहे थे कि भाई जो हमारे पास डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींच रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट में हम क्या बोल रहे हैं, सिंगल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो ये देखा जाए परमानेंट इफेक्ट होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, हमने बोला ना 3 कार्बन तक, है ना। तो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, और यहाँ पे ना हमें 2 टाइप देखने को मिलती है, प्लस आई इफेक्ट एंड नेगेटिव आई इफेक्ट देखने को मिलता है। तो अगर मैं प्लस आई इफेक्ट के बारे में बात करूं तो प्लस आई इफेक्ट का मतलब हो गया जो इलेक्ट्रॉन को देगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। और नेगेटिव इफेक्ट का क्या मतलब हुआ, नेगेटिव आई इफेक्ट का मतलब हो गया जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आता है, जो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं अपनी तरफ। तो अगर मैं नेगेटिव आई ग्रुप्स के बारे में बात करूं तो नेगेटिव आई ग्रुप्स कौन से होंगे, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। वहीं पे अगर मैं पॉजिटिव के बारे में बात करूं तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आ रहा है, तो वो उनके ऊपर आ रहा होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को जाने देते हैं, राइट। तो पॉजिटिव आई ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ना हमें और क्या देखने को मिलता है, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ भी हम इससे पता लगा सकते हैं। पता है, अगर मान लो हमारे पास ज्यादा नेगेटिव आई ग्रुप लगा है, एक कंपाउंड है उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि भाई नेगेटिव आई ग्रुप लगा हुआ है, तो यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। और अगर मान लो पॉजिटिव आई ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे CH3 लगा हुआ है, पॉजिटिव ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन को जाने देते हैं, तो उससे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि पॉजिटिव आई ग्रुप के अंदर कौन से आते हैं, नेगेटिव आई ग्रुप के अंदर कौन से आते हैं। पहले तो पॉजिटिव, पॉजिटिव हमने क्या बोला था, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जाने देंगे इलेक्ट्रॉन को, राइट। तो यहाँ पे देखो कार्बन आ रहा है, NH आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे किसके अंदर आ रहे हैं, पॉजिटिव आई के अंदर। एंड नेगेटिव आई जो अपनी तरफ खींचेंगे, तो इसके अंदर हमें अमाइंस देखने को मिल रहा है, इसके अंदर हमें COOR देखने को मिल रहा है, OR देखने को मिल रहा है, साइनाइड देखने को मिल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिल रहा है, ठीक है, एल्कोहल देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारे के सारे नेगेटिव आई शो करते हैं। फिर उसके बाद हमें देखो क्या देखने को मिल रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, अब इसको यहाँ पे समझते हैं। जब हम टर्म के बारे में बात कर रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इसका मतलब क्या होता है अपने पास, कि जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे लगा हुआ है कार्बन, कार्बन, इसके ऊपर मान लो एक के ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। मान लो क्लोरीन था, क्लोरीन इसको छोड़ के चला गया, ठीक है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रखा है। अब देखा जाए तो इस कंपाउंड के ऊपर हमें पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल रहा है, जिसके ऊपर हमें देखने को मिलता है कि भाई चार्ज है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज है, तो ये अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। अब स्टेबल कैसे कर सकते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में देखा जाए, एक कार्बन के पास कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4 होने चाहिए, लेकिन इस बेचारे के पास तो हमें 3 ही बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं। तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये क्या क्या कर सकता है, कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड।
ठीक है, तो यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे H आ गया, लेकिन भाई इसके पास तो 3 हाइड्रोजन है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1 हाइड्रोजन की कुर्बानी देनी पड़ेगी यहाँ पर। तो हो सकता है कि ये इस वाले हाइड्रोजन की कुर्बानी दे दे। तो यहाँ पे हम H पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है, ये यहाँ इसके साथ तो जुड़ा हुआ है और इसके साथ भी जुड़ा है। देखो हम यहाँ पे ना कोई बॉन्ड नहीं शो करते, हम बस यहाँ पे बोल देते हैं कि है यहीं पे, बट कोई बॉन्डिंग नहीं है। इस हाइड्रोजन ने अपनी कुर्बानी दे दी ताकि ये पूरा का पूरा कंपाउंड क्या हो सके, स्टेबलाइज हो सके। ठीक है, एक और देख लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बोलते हैं कि भाई हो सकता है कि ये वाले हाइड्रोजन ने कुर्बानी दे दी हो, तो हम इसको किस तरीके से बनाएंगे, सॉरी हाइड्रोजन आएगा यहाँ पर। ठीक है, हाइड्रोजन 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 और एक H पॉजिटिव यहाँ पे देखने को मिलेगा। या फिर क्या हो सकता है कि ये वाला हाइड्रोजन अपनी कुर्बानी दे दे, राइट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, इधर हाइड्रोजन, बॉन्ड देखना, मैं यहाँ पे बॉन्ड नहीं बना रही हूँ। तो बेसिकली देखो ये था मेरे पास मेरा मेन सिस्टम, मेरा मेन ग्रुप जो कि था कार्बोकेटाइन। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, और पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं केटाइन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे ये ग्रुप जिस कार्बन के साथ लगा हुआ होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, अल्फा कार्बन, और उसके साथ के जो हाइड्रोजन लगे हुए होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन हमें देखने को मिलेंगे उतने ही हमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलेंगे। और एक और चीज याद रखनी है कि हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जितने ज्यादा देखने को मिलेंगे उतनी ही ज्यादा हमें स्टेबिलिटी भी देखने को मिलेगी। अगर मान लो मुझे 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस। यहाँ पे तो मुझे सिर्फ कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, ओनली 3। इवन रेजोनेंस के अंदर भी ना हम यही बात कर रहे होते हैं कि जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हाइपर कॉन्जुगेशन में हम क्या बोल रहे हैं कि इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे होते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे होते हैं, और यहाँ पे भी हम सिग्मा बॉन्ड के बारे में ही बात कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड ये क्या करता है, ये मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है। जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होंगे उतने ही हमें अल्फा हाइड्रोजन भी देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई भी रेजोनेंस इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा होता है। और एक चीज याद रखना कि अगर हमें देखने को मिल रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर इंडक्टिव इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट, तो हम प्रायोरिटाइज किसको कर रहे होंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को हम प्रायोरिटाइज कर रहे होंगे। ठीक है, सो ऑलवेज प्रायोरिटाइज दिस ओवर इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट। अब देखो यहाँ पे भी सेम चीज है, मेरे पास ये मेरा मेन ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे मुझे देखने को मिलेगा पहले इस हाइड्रोजन की, देखो पहले इस हाइड्रोजन की कुर्बानी दे दी, फिर उसके बाद अच्छा ये यहाँ पे वो देखो, यहाँ पे बेसिकली हमें किस तरीके से देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है, देखा जाए यहाँ पे जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इधर मूव करना शुरू हो गए। ये इस हाइड्रोजन के साथ भी हो सकता है, इस हाइड्रोजन के साथ भी हो सकता है, इस हाइड्रोजन के साथ भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो हमने रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में बात की थी ना, तो उसमें भी हमें प्लस आर इफेक्ट देखने को मिलता है, नेगेटिव आर इफेक्ट देखने को मिलता है। प्लस आर इफेक्ट के अंदर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये अमाइन हो गया अपने पास, ये सब देखने को मिलेंगे। और नेगेटिव आई के अंदर हमें NO2, साइनाइड, ये सारे के सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आते हैं फंक्शनल ग्रुप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमारे जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, तो अगर मैं एल्केन्स के बारे में बात करूं तो एल्केन क्या होता है, जिसमें हमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है, और लास्ट में हम क्या लगा देते हैं, एन। ठीक है, तो जैसे हमारे पास हो गया मीथेन, जैसे एग्जांपल देखिए ना, मीथेन, मीथेन का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास एक ही कार्बन प्रेजेंट था। ब्यूटेन में हमें 4 कार्बन देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे इसकी वैलेंसी पूरी कर दो हाइड्रोजन के लिए। हेक्सेन में हमें 6 कार्बन देखने को मिलते हैं, हेप्टेन में हमें 7 कार्बन देखने को मिलते हैं। तो जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में हमें सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है वो होते हैं हमारे एल्कीन। फिर होते हैं एल्कीन। एल्कीन क्या होते हैं, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में हमें डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, जैसे इथीन बोल दिया, ब्यूटीन बोल दिया, हेक्सीन बोल दिया, हेप्टीन बोल दिया। एल्काइन में हमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है। डाइईन, डाइईन का मतलब क्या है, देखो ईन हम वर्ड कहाँ पे लगा रहे थे, ईन हम लगा रहे थे जहां पे भी डबल बॉन्ड है। डाई का मतलब क्या होता है, दो, यानी कि वो कंपाउंड जिसके अंदर हमें 2 डबल ग्रुप
सॉरी 2 डबल बॉन्ड देखने को मिले तो उसको क्या बोल देंगे, डाइईन बोल देंगे। जैसे ब्यूटाडाइन, ये जो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूटाडाइन बोलेंगे, क्योंकि 4 कार्बन है और हमें 2 जगह डबल बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। एल्कोहल की बात करेंगे तो भाई जहां पे भी OH वाला ग्रुप देखने को मिल जाएगा तो वो होगा एल्कोहल वाला ग्रुप, जैसे मिथेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये हो गया, ठीक है। ईथर की बात करेंगे तो ईथर में हमें देखने को मिलता है कि भाई ROR वाला ग्रुप है। R का मतलब यहाँ पे क्या है, कार्बन की चेन लगी हुई है भाई, ठीक है। तो ये हो गया ROR वाला ग्रुप। एल्डिहाइड में हमें CHO वाला ग्रुप देखने को मिलता है, पीछे क्या लग जाता है, अल, जैसे मिथेनल, ब्यूटेनल। कीटोन में हमें बीच में देखने को मिलेगा, ये भी देखो ऑलमोस्ट सेम भी चीज है कि कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, बस ये टर्मिनल होगा। एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल होता है, कीटोन हमेशा बीच में लगा होगा, कि यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। यहाँ पे हमें एक जगह तो हाइड्रोजन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो ये जो कीटोन होता है पीछे हम ओन लगा देते हैं, जैसे प्रोपेनॉन हो गया या ब्यूटेनॉन हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी देखो C डबल बॉन्ड वही लगा है, एक में H लगा था, एक में कार्बन लगा था, एक में हम बोल देते हैं OH लगा है। तो यहाँ पे जब भी ऐसा ग्रुप लगा हुआ होता है हम पीछे लगा देते हैं ओइक एसिड, जैसे कि क्या बन गया, प्रोपेनोइक एसिड बन गया। सल्फोनिक एसिड बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह है, बस यहाँ पे कार्बन की जगह क्या लिख दो, सल्फर लिख दो, तो तुम्हारा क्या बन गया, सल्फोनिक एसिड बन गया। जैसे हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, मीथेन सल्फोनिक एसिड, यहाँ पे बस एक कार्बन लगा दो, क्या बन गया अपने पास, मीथेन सल्फोनिक एसिड बन गया। एसिड एनहाइड्राइड तुमने ना बहुत बार देखा होगा इस तरीके का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एसिड एनहाइड्राइड बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास है, जितने भी कार्बन लगे हुए हैं उसके हिसाब से हम यहाँ पे लिखते हैं और पीछे लगा देते हैं ओइक एनहाइड्राइड। जैसे यहाँ पे क्या है, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड है। एस्टर का मतलब हो गया C डबल बॉन्ड O है, O आ गया और साथ में यहाँ पे दोबारा से कोई कार्बन की चेन आ गई, यानी कि COOR वाले ग्रुप को हम बोल देते हैं एस्टर। एसिड हेलाइड, एसिड हेलाइड, अब देखो क्या मतलब हुआ, हेलाइड का मतलब क्या होता है, हेलोजन वाला ग्रुप लगा होगा। हेलोजन हम किसको बोल देते हैं, जो हमारे ग्रुप नंबर 17 के मेंबर्स होते हैं उसको हम बोल देते हैं हेलोजन। जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन एंड 117th एलिमेंट। कैसे याद करोगे, फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो एसिड हेलाइड के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, कार्बन, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है और साथ में यहाँ पे कोई हेलोजन लगा हुआ है। एसिड अमाइड, अब देखो अमाइड क्या होता है, कार्बन, ऑक्सीजन लगा हुआ है साथ में और अमाइन लगा हुआ है, ठीक है। ये वाला जो ग्रुप होता है ना, कार्बन के साथ जब नाइट्रोजन लगा होता है तो उसको हम बोलते हैं अमाइन, और उसके साथ भी जब ऑक्सीजन लगा होगा तो उसको हम बोल देते हैं अमाइन। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है नाइट्राइल। तो नाइट्राइल किसको बोलते हैं, जब कार्बन और कार्बन के बीच में हमें देखने को मिलता है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड। आइसोनाइट्राइल में उल्टा कर दो, यहाँ पे जो मेरे पास ये फंक्शनल ग्रुप है वो किसकी हेल्प से जुड़ा है, कार्बन की हेल्प से। आइसोनाइट्राइल में ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ होगा। थाइयोल में हम सल्फर के बारे में बात कर लेते हैं और अमाइन में हम NH2 के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो हमारे पास यहाँ पे सिस वर्सेस ट्रांस, सैचुरेटेड वर्सेस अनसैचुरेटेड, कैटलिस्ट, ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे आइडेंटिफाई करनी है, ये जो सारा का सारा पार्ट है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, एक बार इसको दोबारा से रिवाइज कर लेना। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, उससे रिलेटेड वीडियो या डाउट को मैं वहीं पे सॉल्व कर दूंगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।